हेलो गाइस। मॉडर्न हिस्ट्री का नौवा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में लोग टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से। तो पहला टॉपिक है गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था, उसने कैसे गांधी जी को एक जननेता, एक है ना पैन इंडिया जो लीडर है उसके रूप में स्थापित किया, उसके बारे में। तो गांधी जी जब अफ्रीका से लौट कर आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी थी भारत में घूमने की दी थी। इनके जो पॉलिटिकल जो गुरु थे, क्या नाम था उनका, गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने बताया कि पहले सबसे पहले आप भारत भारत घूमो। तो इसी क्रम में इन्होंने भारत घूमने के क्रम में चंपारण ये पहुँचे। ठीक है। तो चंपारण में क्या था, चंपारण की समस्या सब जान ही रहे हैं कि जैसे वहाँ पर जो नील की खेती होती थी, तो वहाँ पे जो बागान के मालिक थे उन्होंने कांटेक्ट कर रखा था कि नील की खेती करनी पड़ेगी उनको। अब तुम्हारी जो कृषि योग्य भूमि है 3/20 भाग पे। ठीक। अब हुआ क्या था, खेती कर रहे थे, अपना शोषण करवा रहे थे वहाँ पे किसान। ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जो जो यूरोप में ना रासायनिक रंगों की खोज हो गई। इससे क्या होगा, नील की खेती जो है अप्रासंगिक हो गई। लेकिन फिर भी ये अंग्रेज जो मालिक थे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के एवज में उन्होंने क्या करा, लगान को दोगुना कर दिया, है ना। जिससे किसानों को और शोषण होने लगा। इसी शोषण से मुक्ति पाने के लिए रामचंद्र शुक्ल हैं, वो गांधी जी से आके मिले और उनको चंपारण आने का न्योता दिया। ठीक है। गांधी जी जब चंपारण पहुंच गए तो उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई, कुछ ऐसी रणनीति अपनाई, है ना, जो भारतीयों के लिए बिल्कुल नई थी, है ना। और उन नीतियों के कारण ही इनको इतनी लोकप्रियता मिली कि उन नीतियों के कारण ही आंदोलन सफल हुआ, और उससे इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि इनको एक जननेता माना जाने लगा। ठीक है। तो इनकी रणनीतियाँ कौन कौन सी, एक शांतिपूर्ण प्रतिरोध। जो चंपारण का जो कमिश्नर था, इनको जो वहाँ बुलाया, इनसे कहा, जब ये चंपारण पहुँचे थे गांधी जी, तो इनसे कहा था कि आप यहाँ से चले जाओ। तो इन्होंने मानने से वहाँ इनकार कर दिया था, बोले हम नहीं जाएंगे। ठीक है। तो ये एक प्रकार से शांतिपूर्ण प्रतिरोध था, जो गांधी के लिए, जो भारतीयों के लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी। दूसरा, जनसमूह को एकत्र करना, ता, ताकि जो आंदोलन है उसको एक जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। जागरूकता अभियान, जनता को बताते थे कि आखिर तुम्हारा शोषण क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है शोषण, है ना, है ना। और शोषण के बारे में, उसके अधिकारों के बारे में उनको शिक्षित करते थे। साथ ही साथ सत्य और अहिंसा की जो शक्ति है ना, उसके बारे में भी लोगों को, आम जनों को जागरूक किया। समस्या को समझना, गांधी जी ने सबसे बड़ा जो कोई भी आंदोलन ले लो, कोई भी आंदोलन को जो जो खड़ा करते थे, तो उसके पीछे की जो जड़ होती है, समस्या होती है, उसको अच्छी तरीके से समझते थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया चंपारण में, तो जिनके सहयोगी थे जैसे राजेंद्र प्रसाद जी, महादेव देसाई जी, इनके साथ ही गाँव गाँव घूमते थे, है ना। वहाँ किसानों से वार्ता करते थे, है ना, उनकी समस्याएं जानने का प्रयास में, उनकी बातें सुनते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे, ताकि उन समस्या को गहराई से समझा जा सके। ठीक। फिर इन्होंने क्या करा, इनकी सहायता से गांधी जी ने जांच समिति का गठन किया। जो तिनकटिया पद्धति है, उसके माध्यम से किस प्रकार से किसानों की दुर्दशा हो रही है, उसके लिए एक जांच समिति के गठन में इन्होंने सहयोग किया। जांच समिति का नाम था चंपारण अग्रेरियन समिति। ठीक है। तो ये इनके प्रयास थे, कार्रवाइयाँ थी, जो कि भारतीयों के लिए बिल्कुल नहीं थी। ठीक। अब इनकी कार्रवाई से, इनके जो प्रयास थे, इससे जो आंदोलन था ये धीरे धीरे सफल होने लगा, आंदोलन सफल हो गया। ठीक। इनका परिणाम क्या हुआ, समिति की रिपोर्ट के आधार पर नील अनुबंध समाप्त कर दिया गया, और जो बागान मालिक लगान की जो अवैध वसूली कर रखी थी उसका 25% वापस करने पर ये राजी हो गए। तो ये गांधी जी के आंदोलन की एक सफलता थी। अब इसका मूल्यांकन करते हैं। तो जो इनके जो स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, रणनीति, वो भारतीयों के लिए बिल्कुल नहीं थी। ऐसी रणनीति कभी भारतीयों ने देखी ही नहीं थी, है ना। तो एक तो ये चीज़। दूसरा था, इन्होंने इस आंदोलन में आम जन को जोड़कर ब्रिटिश सरकार व भारतीय जनता को जनशक्ति से परिचय कराया, वो भी बिना किसी हिंसा के। इन्होंने पहली बार इन्होंने क्या करा, भारतीयों में वो कॉन्फिडेंस दिया कि जो हम जनशक्ति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को, या कोई भी सरकार हो, उसको हराया जा सकता है। ठीक है। और वो भी बिना किसी हिंसा के।
जनता में विश्वास जगा कि अहिंसक साधनों से उसे सरकार को वही बात है, अहिंसक साधनों से सरकार को झुकाया भी जा सकता है। वो सरकार जिसका कभी सूरज नहीं डूबता था। ठीक। चौथा पॉइंट, गांधी जी से जनता भावनात्मक रूप से जुड़ी, क्योंकि वो जनता के बीच में जाते थे, जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या को सुनते थे, उनकी बातों सुनते थे, है ना, उनके साथ खाना पीना, है ना, ये सब चीज़ें वो करते थे। तो जो जनता थी ना उस टाइम की, उनसे इंटरकनेक्ट कर पा रही थी। आज के लीडर देखो, आज के लीडर जनता के बीच में जाना ही नहीं चाहते हैं, तो वो इंटरकनेक्ट जनता से कहाँ कर पाएंगे। तो गांधी जी की खास बात थी, उन्होंने अपने आप को, जनता को अपने आप से भावनात्मक रूप से उन्होंने जोड़ा। इसी कारण उनसे जनता बहुत तेज़ी से जुड़ी। जनता को सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह से परिचित करवाया, जिसने आगामी आंदोलन की आधारशिला रखी। यही कारण थे, ऊपर क्या जो मतलब थे जो इनके स्ट्रेटजी अपनाई गई, उसकी जो सफलता मिली, है ना, उन्होंने गांधी जी को क्या करा, एक जन आंदोलन, वो जन नेता के रूप में स्थापित कर दिया। अगला है होम रूल आंदोलन और उसका महत्व। होम रूल का तात्पर्य स्वशासन है, जो कि आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। भारत में गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई 1916 में। इसकी रणनीति उद्देश्य क्या था, उग्र राजनीति के नए रूप को की शुरुआत और स्वशासन की मांग। किन परिस्थितियों में इसका उदय हुआ था, इसकी स्थापना करी गई थी होम रूल लीग की इंडिया में। कांग्रेस के विभाजन से उत्पन्न रिक्तता, जो सूरत का जो सूरत सेपरेशन था, इसके बाद एक प्रकार से जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो क्रिएट हो गया था। इसको दूर करने के लिए उन्होंने इसकी फाउंडेशन की। दूसरा, मार्लियामेंटो के सुधारों की वास्तविकता सामने आने से नरमपंथियों का सरकार से विश्वास उठ गया। जो मार्लियामेंटो का सुधार था, उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन हुआ नहीं। तीसरा, विश्व युद्ध के पश्चात जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, उसके बाद क्या ब्रिटिश सरकार ने जो लॉस हुआ था इनका, उसे पूरा करने के लिए कि जो टैक्सेस थे इंडिया में वो बढ़ा दिए। साथ ही उस टाइम जो मुद्रास्फीति इतनी तेज़ी से ऊपर बढ़ गई कि जनता इससे परेशान हो गई। ठीक। प्रथम विश्व युद्ध में जो अश्वेत अजयता है ना, जो वाइट सुप्रीमेसी थी, इसका भ्रम टूटा, क्योंकि जापान ने रूस को हरा दिया था, है ना, उधर इथियोपिया ने इटली को हराया। तो इससे एक प्रकार से वाइट सुप्रीमेसी की जो है जो मिथक है वो टूट गया। तो जनता में एक नया प्रकार का एक कॉन्फिडेंस आया। ठीक। आयरिश होम रूल आंदोलन की सफलता ने भारतीय जनता एक मिनट। तो आयरिश जो मूवमेंट हुआ था, आयरिश होम रूल मूवमेंट, वहाँ जो उसको सफलता मिली थी, इस सफलता ने भारतीय जनता को प्रेरित किया। ठीक। छठा पॉइंट, राष्ट्रवादियों की एक वर्ग ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगों से जो अपनी मांगें मनवाने के लिए उस पर निरंतर दबाव बनाए रखना अति आवश्यक है। तो राष्ट्रवादियों का एक समूह ये मानता था कि ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगें तभी मनवा सकते हो जैसे उस पर लगातार दबाव बनाए रखा जाए। तो इन्हीं सब कारणों से क्या हुआ, भारत में आंदोलन की आवश्यकता हुई और जिसका परिणाम होम रूल मूवमेंट सामने आया। ठीक। महत्व देख लेते हैं इसका। तो महत्व क्या था, स्थानीय स्तर पर राजनीतिक जागृति लाने का प्रयास किया। छात्रों में इन्होंने सबसे बड़ा काम ये जो किया ना, एक तो स्थानीय स्तर पर लोगों को राजनीतिक रूप में जागृत किया। दूसरा, जो स्टूडेंट हैं, है ना, उनको राजनीतिक शिक्षा के प्रति उन्होंने जागरूक किया। राजनीतिक बहस, वाद विवाद, इन पर विरोध विशेष जोर दिया। ये पूरा जो मॉडल था ना जो आयरलैंड का, उसको ये रेप्लिकेट कर रहे थे इंडिया में। जन सामान्य में स्वशासन के प्रति जागरूकता इन्होंने बढ़ाई। लखनऊ समझौता इनका एक बहुत बड़ा लखनऊ समझौते में गरम दल और नरम दल की, इसमें इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ी को जन्म दिया, जिनकी आगामी आंदोलन में व्यापक भूमिका रही। विस्तार देख लेते हैं थोड़ा। जो तिलक का आंदोलन था, जो तिलक का जो होम रूल लीग थी, वो महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़ के कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत में थी, जबकि एनी बेसेंट की पूरे भारत में थी, है ना। आंदोलन के स्थिल होने के कारण देख ले रहे हैं। ये आंदोलन क्यों समाप्त हो गया। पहली बात तो सांप्रदायिक दंगे। इसके बाद जो जो 1917-18 के बीच में क्या है, जो कम्युनल वायलेंस, जो सांप्रदायिक दंगे, ये होने शुरू हो गए। इसका आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दूसरा,
जो इसके जो सदस्य थे मेनली राष्ट्रवादी एक्सट्रीमिस्ट थे, है ना, अतिवादी, उन्होंने हिंसात्मक प्रतिरोध का सहारा लिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो जो नरमपंथी इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, है ना, वो इससे अलग हो गए। मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड के जो सुधार आए थे 1919 के, इसको लेकर कांग्रेस में ही मतलब राष्ट्रवादी जो थे उनमें ही आपसी मतभेद उत्पन्न होने लगे। फिर एक केस लड़ने के लिए जो तिलक थे ये लंदन चले गए, और जो एनी बेसेंट है ये गिरफ्तार हो गई, है ना। तो इस प्रकार जो आंदोलन है ये नेतृत्व के अभाव में धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो गया। लेकिन इसने सबसे बड़ी भूमिका क्या करी, है ना, इसकी जो सबसे बड़ा महत्व है, जो सूरत सेपरेशन के बाद जो पॉलिटिकल वैक्यूम उत्पन्न हो गया था उसको भरना। दूसरा, जो स्वशासन का लक्ष्य है उसको भारत के घर घर तक उन्होंने पहुंचा दिया था। ये इनकी सबसे बड़ी होम रूल लीग की उपलब्धि थी। अगला है स्वराज दल और इसका महत्व। तो स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, तो असहयोग आंदोलन की वापसी। इसके पीछे कारण क्या थे, एक तो असहयोग आंदोलन की जो वापसी हो गई थी, इससे एक राजनीतिक पर काफ़ी निराश था, है ना, और एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था इससे। ठीक। दूसरा, जो बहुत से राजनीतिक पॉलिटिशियन थे उस समय कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली थी इससे खुश नहीं थे। तो उन्हीं राजनीतिक वर्ग में से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी, इन्होंने 1923 में इलाहाबाद में आज के प्रयागराज में इसकी स्वराज दल की स्थापना करी। उद्देश्य क्या था, स्वराज की मांग। दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था की समाप्ति। इसके लिए इन्होंने क्या, इसके लिए विधान परिषद में प्रवेश कर सरकार के साथ असहयोग करना इनका मुख्य उद्देश्य था, कि हम विधानसभा में पहले प्रवेश करेंगे इलेक्शंस के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से, फिर वहाँ पर जाकर सरकार के साथ असहयोग करेंगे, कोई भी बिल लेके आएंगे उसका विरोध करेंगे। इनकी कार्रवाई क्या थी, सदन में बजट के विरुद्ध इन्होंने मतदान किया था, स्थगन प्रस्ताव लेकर आए सरकार के विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव लेकर आए सरकार के विरोध में। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को इन्होंने पारित नहीं होने दिया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों की जो वास्तविकता थी उसको इन्होंने उजागर किया, और विट्ठल भाई पटेल जी को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनाने में इनकी भूमिका थी। हालांकि इसको व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं हुई। जब व्यापक जन समर्थन का मतलब है कि इनको इतनी सीटें प्राप्त नहीं हुई कि एक अलग से सरकार बना सके, है ना, किसी प्रांत में। इस कारण क्या हुआ कि सरकार की जो नीतियाँ थीं, इनके प्रतिनिधि थे, सरकार की नीतियों में सेंध नहीं लगा सके। लेकिन असहयोग आंदोलन की वापसी से उत्पन्न जो पॉलिटिकल वैक्यूम था, है ना, उसको इन्होंने काफ़ी फिल किया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई गति प्रदान की। अगला है जवाहरलाल नेहरू का योगदान स्वतंत्रता से पहले फ्रीडम मूवमेंट में और स्वतंत्रता के बाद आधुनिक भारत के निर्माण में। तो गांधी जी थे, मतलब जो जवाहरलाल नेहरू थे, इनका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था, और इनकी जो ये काफ़ी दूरदर्शी थे। उसी दूरदर्शिता के आधार पर इन्होंने भारत का निर्माण, आधुनिक भारत का जो इन्होंने निर्माण किया। गांधीवादी आदर्शों के अनुयायी थे, साथ ही साथ जो समाजवाद और फेबियन समाजवाद है इसके भी ये समर्थक थे। इनका भारतीय स्वतंत्रता में पहले देख लेते हैं आंदोलन था, उसमें क्या इनका यह क्या योगदान था। तो इन्होंने, ये वकील थे, उच्च शिक्षा ले रखी थी इन्हें ब्रिटेन से, लंदन से। उसके बावजूद भी इन्हें वकालत छोड़ के भारतीय आंदोलन है उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। सबसे पहले इनकी जो भूमिका देखी गई थी असहयोग आंदोलन में, इनको भूमिका निभाई थी, और जेल भी गए थे उस टाइम ये। ठीक। नेहरू रिपोर्ट आई थी उसको, तो नेहरू रिपोर्ट में एक प्रोविज़न था डोमिनियन स्टेट का, डोमिनियन राज्य की मांग के उसमें एक प्रावधान था। तो इन्होंने क्या करा था, उसका विरोध किया था, है ना। डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वतंत्रता की इन्होंने मांग का समर्थन किया। इसके लिए सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर एक संगठन का नाम स्थापना की, जिसका नाम था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इसकी स्थापना करी। 1929 में लाहौर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता करी, जहाँ पर इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित कराया। ठीक है। 1935 के चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी की जो विजय हुई थी, काफ़ी अच्छी विजय मिली, कई राज्यों में इन्होंने सरकारें बनाई थी, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी।
अगला, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही इनकी। अहमदनगर जेल में जेल भी गए। अहमदनगर जेल में इन्होंने भारत एक खोज किताब लिखी, है ना। अगला है लाल किला के जो लाल किला मुकदमा था, है ना। आज़ाद हिंद फौज के 3 थे, अभी नाम याद नहीं आ रहा है उनका। तो सहगल करके थे, सहगल, शाहनवाज खान। तो इनकी तरफ से जो वकीलों की एक समिति बनाई गई थी मुकदमा लड़ने के लिए, उसमें ये शामिल थे। इनके ही नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया। तो ये तो इनका हो गया स्वतंत्रता से पहले का योगदान। और उसके बाद का देख लेते हैं। तो इनको जब इंडिया आज़ाद हुआ तो कैसा देश मिला था। भारत सांप्रदायिक तनाव की स्थिति, क्योंकि विभाजन हो चुका था, तो सांप्रदायिक तनाव की स्थिति, भुखमरी और गरीबी भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। साथ ही साथ जो विश्व था वो 2 गुटों में बटा हुआ था, एक तो यूएसएसआर के गुट में, दूसरा यूएसए के। तो ऐसे परिस्थितियों में ये एक अपने देश के प्रधानमंत्री बने। तो सबसे पहले इन्होंने काम जो किया वो देश के एकीकरण का जो जिम्मेदारी थी सरदार पटेल जी को सौंप दी, है ना। सरदार पटेल जी को इन्होंने देश के एकीकरण की जिम्मेदारी सौंपी, जिसे सरदार पटेल जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको निभाया और देश का हमारे इंटीग्रेशन किया। दूसरा, तीव्र आर्थिक विकास हेतु उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, जिसने क्या करा, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत में विकास को आगे बढ़ाया। वैज्ञानिक तकनीकी विकास हेतु उन्होंने काफ़ी बल दिया। इसी संदर्भ में आईआईटी, आईआईएम इसकी स्थापना पर बल दिया और बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी इन्होंने खोले। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व करता रहे और इन्होंने पंचशील सिद्धांत भी दिया। अब संरचनात्मक विकास जैसे बांधों का निर्माण, सड़क का निर्माण, इस पर भी इन्होंने काफ़ी बल दिया। भारी उद्योग के बहुत बड़े समर्थक थे। काफ़ी जो हैवी इंडस्ट्री है इंडिया में, इनकी सरकार में स्थापना की। तो इस प्रकार से जो इनको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।